हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। सबसे पहले अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? आर्थिक समस्या। और सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आता है कि वो चीज़ होती क्या है। जैसे यदि हम आर्थिक समस्या अर्थशास्त्र क्या होता है? आर्थिक समस्या संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन की समस्या अथवा संसाधनों के इष्टतम उपयोग की समस्या है। सबसे पहले हमारी आर्थिक समस्या होती क्या है? आर्थिक समस्या संसाधनों का विवेकशील उपयोग करने की, यानी कि संसाधनों को विवेकशील तरीके से प्रयोग किया जाए। इनका उपयोग इस तरह किया जाए कि उपयोग किस तरीके से किया जाए इस समस्या का। यह समस्या उत्पन्न होती है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये समस्या उत्पन्न क्यों होती है। अब ये समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे पास संसाधन दुर्लभ होते हैं। जैसे कि हमारी पेट्रोल की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि पेट्रोल सीमित है और इनका वैकल्पिक प्रयोग है। जैसे हम पेट्रोल का उपयोग विभिन्न जगहों पर कर सकते हैं, कार, बाइक आदि में। तो उसी प्रकार जो इनकी समस्या है ये उत्पन्न होती है क्योंकि पहले तो ये दुर्लभ होते हैं और दूसरा इनका प्रयोग वैकल्पिक होता है। आगे हम पढ़ते हैं। दूसरा हमारा आता है अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र, अगर आप खुद ही सोचिए, अगर हमारे पास आर्थिक समस्या ही नहीं होती तो अर्थशास्त्र होती ही नहीं। तो इसका अर्थ है कि हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है और इनका विवेकशील प्रयोग किया जाना चाहिए। व्यष्टि स्तर पर उपभोक्ता अपनी संतुष्टि, व्यष्टि स्तर यानी कि छोटे स्तर पर उपभोक्ता अपना संतुष्टि अधिक करना चाहता है और समष्टि स्तर पर जीडीपी दर में वृद्धि करना चाहता है। उसके बाद हमारे व्यष्टि और समष्टि, इसमें हमारा सबसे पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारा जो है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत या मांग सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत यह विश्लेषण करता है कि यह उपभोक्ता उपभोक्ता किस तरीके का व्यवहार रखता है, यानी कि वे अपनी आय किस तरीके से विभिन्न प्रयोगों पर खर्च करता है ताकि वह अपनी संतुष्टि अधिक कर सके। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत या पूर्ति सिद्धांत। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत यह विश्लेषण करता है कि यह उत्पादक निर्णय कैसे लेता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है। अर्थात उत्पादक जो होता है वह यह निर्णय कैसे लेता है कि उसे किस चीज़ का उत्पादन करना है और उसको अपनी किस चीज़ का उत्पादन करना है जिससे कि वो अपना लाभ अधिक कमा सके। कीमत सिद्धांत, कीमत जो होती है वो बाजार में वस्तु की कीमत मांग शक्ति के, अर्थात जो उत्पादक किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है उसके आधार पर और जो उपभोक्ता जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है, दोनों मिलकर ये कीमत तय करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र के हमारे मुख्य घटक है। पहला, अर्थव्यवस्था में संतुलन से संबंधित सिद्धांत। पहला कि अर्थव्यवस्था में समष्टि स्तर यानी कि बड़े स्तर पर सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, यानी कि जो हमारी सप्लाई होती है समग्र पूर्ति और समग्र मांग दोनों बराबर होते हैं, यानी कि जितनी सप्लाई हो रही है उतनी डिमांड है दोनों में, ताकि संतुलन बना रहे। अर्थव्यवस्था में असंतुलन से संबंधित सिद्धांत, अर्थात अर्थव्यवस्था में असंतुलन अर्थात कि जब जो डिमांड होती है या तो सप्लाई से ज़्यादा होती है तो सप्लाई से कम होती है। उसके बाद जब हमारी ये दोनों असंतुलन होता है तो इसके लिए हम इसमें बदलाव के लिए कुछ संशोधन करते हैं, जैसे मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और विनिमय दर नीति, यह सरकार द्वारा चलाई जाती है। उसके बाद आता है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में डिफरेंस। सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी आर्थिक इकाइयों के आर्थिक मुद्दों, इस पॉइंट में हमें बता रहा है कि जो छोटी व्यष्टि अर्थशास्त्र इसमें हम छोटी इकाइयों के बारे में पढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में हम बड़ी इकाइयों यानी कि बड़े मुद्दों के बारे में, पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र मूल रूप से बाजार में कीमत के निर्धारण से संबंधित है, इसलिए इसे प्रायः कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे हम प्रायः कीमत सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि इसमें बाजार में कीमत निर्धारण से संबंधित है। इसे आय रोजगार सिद्धांत कहा जाता है क्योंकि मेन रूप से पूरी अगर हम अर्थव्यवस्था को देखें तो पूरी अर्थव्यवस्था हमारी रोजगार पर ही टिकी हुई है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह माना जाता है कि अगर हम किसी चीज़ का निकाल रहे हैं, अगर हम उसको कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम इसमें ये मान के चलते हैं कि जो समष्टि चर है वो स्थिर है, अर्थात रोजगार पर्याप्त मात्रा में है। समष्टि अर्थशास्त्र में यह मान के चलते हैं कि व्यष्टि चर स्थिर है, अर्थात जीडीपी का अध्ययन करते समय
यह मानते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जो बाजार में कीमत निर्धारण है वह स्थिर है। उसके घटक कौन कौन से? उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, कीमत सिद्धांत। यह भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक हैं सप्लाई इज इक्वल टू में डिमांड और असंतुलन से संबंधित सिद्धांत, असंतुलन में संशोधन से संबंधित सिद्धांत। ये भी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं दोस्तों। आगे हमारी आती है वास्तविक और आदर्शनात्मक अर्थशास्त्र। वास्तविक अर्थशास्त्र वह होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में मतलब एग्जैक्ट बात कर रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसे, इसमें हमारी जो होती है वर्तमान और जो प्रेजेंट होता है पास्ट, दोनों से संबंधित होती है। मतलब या तो जो बीत चुका है उसके बारे में हम बात करते हैं, या तो जो चल रहा है हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गरीबी रेखा से प्रभावित, मतलब इसमें हम सच कहते हैं, सच नहीं कहते, मतलब सच की तरह ही होता है। इसमें मतलब कि हम अपने एक तरीके से विचार रखते हैं, लेकिन वो विचारों की जांच की जा सकती है। उसमें मतलब हमारी जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स के रूप में भी होते हैं। ये कथन आर्थिक समस्याओं के प्रकाश डालते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ये कथन भूत, वर्तमान, भविष्य, ये जो होते हैं भूत, वर्तमान, भविष्य आदि से संबंधित होते हैं। ये विचारों को नहीं दर्शाते, बल्कि ये एक समस्या का समाधान देते हैं। उसके बाद आदर्शनात्मक, इसमें अब हम उनके विचार होते हैं कि ये कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, इसका समाधान अगर हम ऐसे करेंगे तो ये होगा, इस तरीके से। ये इनकी जांच हम नहीं कर सकते, ये केवल विवाद और बहस की तरह होते हैं। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। वास्तविक अर्थशास्त्र वर्तमान, मतलब ये प्रेजेंट, पास्ट, ये भूत, वर्तमान से संबंधित होता है। आदर्शनात्मक अर्थशास्त्र हमारा भविष्य से संबंधित होता है। वास्तविक अर्थशास्त्र के कथन क्या था, क्या है, क्या होगा से संबंधित होते हैं। आदर्शनात्मक अर्थशास्त्र के कथन क्या होना चाहिए से संबंधित होते हैं। ये कथन सदैव सत्य नहीं हो सकते, गलत भी हो सकते हैं, सत्य असत्य दोनों ही हो सकते हैं। और ये कथन सत्य असत्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये केवल विचार होते हैं। जैसे कि भारत की जनसंख्या चीन से अधिक है, परंतु असत्य है क्योंकि इसे जांचा जा सकता है। और यह सिर्फ विचार दर्शाता है कि वृद्धावस्था में पेंशन खत्म कर देनी चाहिए। तथ्य तथा आंकड़ों को वास्तविक सत्यता के रूप में जांचा जा सकता है, इसे जांचा जा सकता है क्योंकि अब इसमें जब हमारा मूल्यांकन निहित हो, जब हमें इसमें पूरी एग्जैक्ट बात बताएगा तो हम उसे जांच कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। बट इसमें जो होता है हमारा आदर्शनात्मक अर्थशास्त्र, ये केवल थॉट्स यानी कि विचारों को दर्शाता है। वास्तविक अर्थशास्त्र में कथन मूल्यांकन निहित है, मतलब जो कथन होते हैं वो मूल्यांकन निहित मतलब जांचे जा सकते हैं, और ये मूल्यांकन निहित नहीं होते हैं। अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं स्तर, हमारी 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है, नियंत्रित, केंद्रीय नियोजित, स्वतंत्र और मिश्रित। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में जो पूरा केंद्रीय अधिकारी संपूर्ण नियंत्रण होता है, स्वतंत्र में बाजार अर्थव्यवस्था का होता है, और मिश्रित में दोनों मिलकर कार्य करते हैं। आर्थिक निर्णय मतलब सामाजिक कल्याण, जब सरकार करेगी तो सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखती है। आर्थिक मतलब जब उपभोक्ता स्वयं कर रहा है तो उत्पादक तो अपनी लाभ प्राप्ति अधिक चाहता है, इसमें दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। उपभोक्ता की प्रभुता बाधित होती है क्योंकि केंद्रीय अधिकारी निर्णय लेते हैं। इसमें उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार वस्तुएं खरीदता है। इसमें सरकार और बाजार अधिकारी दोनों हस्तक्षेप कर सकते हैं। अधिकतर संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें सरकार कीमत तय करती है, इसमें बाजार शक्ति निर्धारित करती है, और इसमें दोनों मिलकर तय करते हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र में होती हैं, ये निजी क्षेत्र में होती हैं, और ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में होती हैं। ओके, थैंक यू। अब हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है और हम जल्दी सेकंड चैप्टर की वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।